Okay. So, good morning, everyone. We have left with just one unit now. We have to discuss unit 4, which is managing conflict and enhancing well-being. मतलब आप ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट करोगे कैसे? कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट जो है वो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है. आई थिंक देयर इज सम स्पेलिंग मिस्टेक हियर. दिस शुड बी जी. Okay, so under conflict management, we have discussed it in nature of organization behavior कि conflict of interest जो है that would be there in up to some extent because in the organization many people work together in order to achieve a particular goal. तो उस गोल को अचीव करने के लिए उनको डिफरेंट इंटरेस्ट हो सकते हैं. उसमें मैनेजर का इंटरेस्ट हो सकता है कि उनको जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके गोल अचीव करने हैं, और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका गोल हो सकता है कि उनको पर्सनली ये जो मोटिवेशन है उसको अचीव करना है, जॉब सेटिस्फैक्शन अचीव करना है, पर्सनल गोल्स जो हैं वो उनको अचीव करने हैं. तो ये डिफरेंट इंटरेस्ट्स हो सकते हैं. जैसे हमने इसमें लीडरशिप में भी पढ़ा था कि या तो हो सकता है कि जो प्रोडक्शन ओरिएंटेशन है वो हो मैनेजर्स का, या फिर पीपल ओरिएंटेशन हो कि उनको इससे ज़्यादा अफेक्ट होते हों वो कि लोग जो हैं उनकी वेलबींग जो है वो इंश्योर करें इंस्टेड ऑफ कि वो काम कैसा कर रहे हैं. तो इन ऑर्डर टू अचीव अ गोल मतलब उनको दोनों ही चीज़ें करनी हैं. मतलब उनका फोकस जो है वो प्रोडक्शन पे भी होगा और लोगों पे भी होगा. जो एम्प्लॉयज़ वो गोल को अचीव करने के लिए जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं उस पर भी होगा. लेकिन ऐसा हो सकता है कि दोनों ही चीज़ें एक सर्टेन डिग्री पे प्रेजेंट हों किसी भी मैनेजर के मैनेजमेंट स्टाइल में और लीडरशिप स्टाइल में. तो अब व्हेन इट कम्स टू मैनेजिंग ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट एंड इन्हांसिंग वेलबींग, तो पहले तो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व आप कैसे करोगे, कॉन्फ्लिक्ट हम कहते किसको हैं, कॉन्फ्लिक्ट अराइज कैसे होते हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे. बट it is important to understand organization power and politics first under this because conflicts जो हैं they are somewhat related to power, क्योंकि unequal distribution of power है organization में भी कि certain people have certain level of power और higher level of power और authority they've been given, और कुछ लोगों के पास कम पावर हो सकती है. और पॉलिटिक्स डिस्कस करेंगे हम. अब हमने इन टर्म्स को जैसे भी अभी तक समझा है या डिस्कस किया है उसकी वैसे उसको समझते हुए हम इसके डेफिनेशंस पहले डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइजेशन पावर एंड पॉलिटिक्स में. एंड व्हेन इट कम्स टू इन्हांसिंग वेलबींग, तो एम्प्लॉई वेलबींग की बात हो रही है. ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ जो हैं उनकी इंगेजमेंट, कि वो एम्प्लॉयज़ जो हैं वो कितना सेटिस्फैक्शन ड्रॉ कर पा रहे हैं फ्रॉम देयर जॉब. मतलब उनको ऐसा कुछ मोनोटोनस वर्क जो है वो नहीं दिया जा रहा है जिससे उनके लिए काम करना जो है, उनकी प्रोडक्टिविटी जो है वो हैम्पर हो जाए उससे. तो हमें एम्प्लॉय इंगेजमेंट इंश्योर करना है, उनकी वेलबींग इंश्योर करनी है, वर्क लाइफ बैलेंस वो मेंटेन कर पाएँ. इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकती है, तो क्या मेजर्स हो सकते हैं वेलबींग इंश्योर करने के, इसको हम डिस्कस करेंगे एट द लेटर पार्ट ऑफ दिस यूनिट. So for now let's start with organization power and politics. So power and politics are integral aspect of organizational dynamics. Dynamics मतलब जो भी आप environmental change देख रहे हो, external environment में जितना भी change हो रहा है उसकी बात हो रही है इसमें, कि organization dynamics में टेक्नोलॉजी की वजह से चेंज हो सकता है, इन्फ्लुएंसिंग हाउ डिसीजंस आर मेड, कि उस पर डिपेंड करेगा कि मैनेजर्स जो हैं वो क्या डिसीजन मेकिंग करते हैं. राइट. सो हाउ रिसोर्सेज आर एलोकेटेड, मतलब कौन सा काम आपको किसको असाइन करना है, कौन से अदर देन ह्यूमन रिसोर्स भी जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनको आपको कैसे यूज़ करना है. तो ये आप कैसे इन्फ्लुएंस होगा ये पावर एंड पॉलिटिक्स के थ्रू ही. एंड हाउ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप नेविगेट द ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट, मतलब जो कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन कल्चर है जिससे पता चल रहा है कि
कैसे वो ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी वैल्यूज़ क्या हैं या बिलीव्स क्या हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के, जो भी कलेक्टिवली वो फॉलो कर रहे हैं। इसमें हमने डिस्कस किया था ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में ही कि लेट्स से दे डू नॉट फॉलो डिस्क्रिमिनेशन, कि जो मेल और फीमेल एम्प्लॉयज़ हैं दोनों को ही वो लेट्स से इक्वल पे दे रहे हैं, तो दोनों को अगर वो इक्वल पे दे रहे हैं तो वो इक्विटी फॉलो करते हैं। इक्विटी फॉलो करने का मतलब है कि वो चाहे बी इट फीमेल एम्प्लॉय और मेल एम्प्लॉय, वो दोनों को ही ऐसे ट्रीट नहीं करेंगे, ग्लास सीलिंग नहीं रखेंगे विमेन के लिए कि उनको हायर रोल्स जो हैं हायर पोजीशंस पे नहीं रखा जाएगा या उनको वो रोल्स ही नहीं ऑफर होंगे जस्ट बिकॉज दे हैव देयर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो अंडरस्टैंडिंग द डायनामिक्स ऑफ पावर इन पॉलिटिक्स इज क्रूशियल फॉर ऑर्गेनाइजेशन लीडर्स, मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज़। मतलब अब अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज पावर इन पॉलिटिक्स, क्यों हम इसको डिस्कस कर रहे हैं या वाई दीज आर इम्पॉर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, तो ये हेल्प करता है किसको, मैनेजर्स को भी और एम्प्लॉयज़ को भी, ताकि वो इफ़ेक्टिवली उस पार्ट को मैनेज कर पाएँ। मतलब कि अगर उनको कोई भी गोल्स अचीव करने हैं, अगर जो चेंजिंग इन्वायरमेंट है उसको उसके साथ उनको अगर कोप करना है, तो वो ये अगर वो पावर और पॉलिटिक्स जो है उसको इफ़ेक्टिवली समझ जाएंगे, सो दे विल बी एबल टू बेटर मैनेज थिंग्स। जो भी मैनेजर्स या एम्प्लॉयज़ हैं तो वो क्या कर पाएंगे इससे, अगर वो पावर और पॉलिटिक्स जो है उसको इवैल्यूएट कर लेते हैं, उसको समझ लेते हैं कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन में क्या पावर और पॉलिटिक्स से रिलेटेड इश्यूज जो हैं उसको अगर वो समझ लेते हैं, ओरिजिन समझ लेते हैं, तो दे विल बी एबल टू बेटर मैनेज थिंग्स। नाउ लेट अस फर्स्ट डिस्कस अबाउट द पावर इन पॉलिटिक्स में। लेट अस फर्स्ट डिस्कस अबाउट पावर इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि पावर को आप कैसे समझ सकते हो। सो पावर इज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस, मतलब आप के पास वो कैपेबिलिटीज़ है, वो एबिलिटीज़ है या वो स्किल्स हैं जिसके थ्रू आप औरों का बिहेवियर जो है उसको इन्फ्लुएंस कर पा रहे हो। सो ये पावर वाली जो चीज़ है या इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, ये हमने लीडरशिप में भी पढ़ी थी कि लीडरशिप क्वालिटी में यही है कि आप कितना इन्फ्लुएंस कर पाते हो, राइट। सो वैसे ही पावर भी, अगर इफ़ यू हैव टू अंडरस्टैंड पावर एज अ वर्ड, और इफ़ यू वांट टू यू नो अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ पावर, सो उसकी बेसिक डेफिनेशन हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर इफ़ समबडी इज सेइंग अबाउट अ पर्सन्स पावर, तो वी आर टॉकिंग अबाउट हर पावर टू इन्फ्लुएंस अदर्स। या तो वो बिहेवियर चेंज कर देंगे, बिहेवियरल चेंज हो सकता है, या वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं बिहेवियर को, एंड टू रेजिस्ट अनवांटेड इन्फ्लुएंस इन रिटर्न। नाउ दिस इज नॉट ओनली अबाउट हाउ आर यू इन्फ्लुएंसिंग अदर्स, आप कैसे इन्फ्लुएंस कर पा रहे हो दूसरों को अपने बिहेवियर के थ्रू, बट इट इज़ ऑल्सो अबाउट योर रेजिस्टेंस टू चेंज इफ अदर्स वॉन्ट टू डू दैट विद यू। मतलब अगर आप यहाँ पे इन्फ्लुएंस कर पा रहे हो दूसरों को फ्रॉम योर वर्ड्स और एक्शंस, तो इसमें व्हेन इट कम्स टू पावर वी डू नॉट टॉक ओनली अबाउट दिस पावर ऑफ और स्किल ऑफ योर्स जिसमें आप इन्फ्लुएंस कर पा रहे हो, बट यू कैन ऑल्सो रेजिस्ट बिहेवियर, कि आप वो बिहेवियर रेजिस्ट कर रहे हो, अनवांटेड इन्फ्लुएंस इन रिटर्न। मतलब आप नहीं चाहते कि आप अपना बिहेवियर चेंज करो जस्ट बिकॉज दूसरों का इन्फ्लुएंस है आपके ऊपर। तो पावर इज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस बिहेवियर ऑफ अदर्स एंड टू रेजिस्ट अनवांटेड इन्फ्लुएंस इन रिटर्न, कि आपने जो भी इफ दैट इन्फ्लुएंस इज अनवांटेड देन यू विल बी एबल टू रेजिस्ट दैट, राइट। सो इट इज़ नॉट इनहेरेंटली नेगेटिव। पावर जो है वो हमेशा नेगेटिव उसमें यूज़ नहीं होती कि इफ़ यू आर मिस यूजिंग पावर, बट इट कैन बी यूज टू अचीव पॉजिटिव आउटकम्स एंड फैसिलिटेट ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। मतलब अगर मान लेते हैं लीडर्स के लिए पावर की बात हो रही है कि लीडर्स जो हैं वो ही इन्फ्लुएंस कर रहे होंगे वो बिहेवियर को भी, और वो ये फिगर आउट कर रहे होंगे कि कैसे आप अपने फॉलोअर्स को ड्राइव कर सकते हो कि वो एक गोल अचीव कर पाए। तो अब व्हेन इट कम्स टू पावर, तो ये हमेशा नेगेटिव टर्म्स में नहीं पॉजिटिव टर्म्स में भी यूज़ हो सकती है, कि अगर हम
एक लीडर को पावर ही नहीं देंगे तो ही और शी विल नॉट बी एबल टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर, मतलब उसको बिहेवियर इन्फ्लुएंस ही करना है और उसको हम पावर नहीं दे रहे हैं, तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है इसका। पावर जो है वो हम नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही सेंस में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वी वुड ऑलवेज वांट टू कि हमारा जो पावर का रेफरेंस है वो हमेशा पॉजिटिव सेंस में हो, पॉजिटिवली ही यूज़ किया जाए उसका। तो दिस वाज अबाउट द डेफिनेशन ऑफ पावर। नाउ सोर्सेज ऑफ पावर कि कितने डिफरेंट सोर्सेज हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज लेजिटिमेट पावर। लेजिटिमेट पावर का मतलब कि आपको एक अथॉरिटी, आपके पास एक अथॉरिटी है एक डेजिग्नेटेड पोजीशन होने की वजह से। मतलब मान लेते हैं अगर आपको हम अपॉइंट कर दें कि आप क्लास के सीआर हो, तो आपके पास ये लेजिटिमेट पावर है कि आपको मैनेज करना पड़ेगा, अपने क्लासमेट्स को इन्फॉर्मेशन कन्वे करनी पड़ेगी और उनके ग्रीवेंसेस जो हैं वो एस्केलेट करने पड़ेंगे। तो ये सब आपको एक पावर पोजीशन में रखा है, आपके पास एक अथॉरिटी है, आपको एक पोजीशन जो है, एक डेजिग्नेशन जो है उस पर अपॉइंट कर दिया है कि आप क्लास रिप्रेजेंटेटिव हो। तो दिस इज लेजिटिमेट पावर। किसी ने अज्यूम नहीं कर लिया है, इलेक्शंस के थ्रू आपको क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनाया है, तो दैट वुड बी लेजिटिमेट पावर। नाउ रेफरेंट पावर इज देयर। यस सर, थर्ड सेम। हाँ जी, काजोल। ओके, सो नाउ referent power arises from the admiration, respect, liking of others. Now referent power is if you do not have been elected as the class representative but you are beloved by everyone in the class. मतलब आपको हमने क्लास रिप्रेजेंटेटिव नहीं बनाया है, लेकिन आपका इन्फ्लुएंस है बाकी लोगों के ऊपर, बाकी क्लास मेट्स के ऊपर आपके, जस्ट बिकॉज यू हैव गेन्ड सर्टेन पॉइंट ऑफ रिस्पेक्ट फ्रॉम देम। हो सकता है आपके पास वो ट्रेड्स हों जो आपके क्लास मेट्स को पसंद आ जाएं, तो पसंद आ जाए इन द सेंस कि आप वो उसी के लिए स्ट्राइव करते हों कि क्लास रिप्रेजेंटेटिव अगर कोई होना चाहिए तो वो एक पर्सन होना चाहिए कि वो ग्रीवेंसेस एस्केलेट कर देता है या आपके जो प्रॉब्लम्स है उसको रिजॉल्व कर देता है, तो वो रेफरेंट पावर है। जब आपको पावर पोजीशन जो है, ऑफिशियल अथॉरिटी नहीं है आपके पास, लेकिन यू हैव अ सर्टेन लेवल ऑफ पावर जिसमें आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो बिहेवियर को। नाउ एक्सपर्ट पावर। नाउ मान लेते हैं कि दिस इज़ वेरी कॉमन एग्जाम्पल जो आप समझ सकते हो। तो एग्ज़ाम से पहले जब हम कुछ भी पढ़ के नहीं आए होते और 9 बजे से एग्ज़ाम होता है, 8 बजे हम पहुंच जाते हैं कॉलेज एग्ज़ाम देने के लिए, तो हमारी क्लास में हमेशा एक स्टूडेंट तो होता ही है, हमारा एक दोस्त तो ज़रूर होता है जिसको वो टॉपिक बहुत अच्छे से आता होता है। तो हम उसी के पास जाते हैं वो टॉपिक पढ़ने के लिए, लास्ट मिनट उससे पूछने के लिए कि क्या इम्पोर्टेंट था इसमें, क्या पढ़ना था। तो जो एक्सपर्ट पावर है वो उसी पावर को कह रहे हैं हम कि वो एक पर्टिकुलर स्टूडेंट जो है उसके पास वो उस एक पर्टिकुलर पेपर की नॉलेज है, तो वो एक्सपर्ट पावर है बेस्ड ऑन एन इंडिविजुअल्स नॉलेज, स्किल्स एंड एक्सपर्टीज। अकाउंट्स में होता है कई बार ऐसा कि आपको समझ नहीं आता, लेकिन आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसा तो ज़रूर कोई एक पर्सन होता है जिसको अकाउंट्स बहुत अच्छे से आती होती है और आप एग्ज़ाम से पहले उसके पास ही जाके पढ़ते हो, उसी से समझते हो सब कुछ 1 घंटा पहले एग्ज़ाम से, तो उसको हम एक्सपर्ट पावर बोलते हैं। दैट पर्सन हैज़ एक्सपर्ट पावर, राइट। नाउ रिवॉर्ड पावर involves the ability to provide rewards and incentives. This is very common कि आपके पास वो पावर है कि आप रिवॉर्ड कर सकते हो दूसरों को। जैसे when it comes to me, अगर मुझे ऐसा पता चलता है कि आप में से कोई एक है हमारी क्लास में BMS 3rd सेम में से कोई एक बच्चा ऐसा है जिसने टॉप स्कोर किया है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में, तो आई हैव अ पावर, अ सर्टेन लेवल ऑफ पावर टू रिवॉर्ड यू, तो उसको हम रिवॉर्ड पावर बोलते हैं कि आपको ऐसा भी लगेगा कि चलो जिन टीचर्स ने हमें पढ़ाया है वो हमें रिवॉर्ड कर रहे हैं, तो दैट वुड बी रिवॉर्ड पावर। नाउ कोर्सिव पावर इज
व्हेन यू यूज पनिशमेंट और थ्रेट ऑफ पनिशमेंट, कॉर्शन जो है दैट इज अ नेगेटिव टर्म, कि आप फोर्सफुली कुछ करवा रहे हो दूसरों से। जैसे आपकी क्लास में कोई ऐसा ग्रुप होता है जो सबको परेशान कर रहा होता है, तो उसी कॉर्सिव पावर की हम बात कर रहे हैं। बट व्हेन इट कम्स टू द ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्सिव पावर बहुत कम लेवल पे होती है या नेग्लिजिबल ही होती है व्हेन इट कम्स टू ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। सो इट इन्वॉल्व्स यूज ऑफ पनिशमेंट और द थ्रेट ऑफ पनिशमेंट, कि आप पनिश करके या उसको पनिशमेंट का थ्रेट देके किसी से भी कोई काम करवा सकते हो। सो दैट वुड बी अ कॉर्सिव पावर। नाउ types of power. I'm so sorry, I've committed a lot of spelling mistakes today in my PPT. Okay, so positional power basis and personal power basis. Now positional power is legitimate, reward and coercive power associated with a person's position. These are two types of power. एक तो पोजिशन पावर हो सकती है, एक पर्सनल पावर हो सकती है। पोजिशन पावर, अब व्हेन इट कम्स टू, हमने अभी सोर्सेज ऑफ पावर में क्या पढ़ा था, लेजिटिमेट पावर, जिसमें डेजिग्नेटेड प्लेस था, राइट। तो अब यहाँ पे व्हेन इट कम्स टू पोजिशनल पावर, लेजिटिमेट पावर आ सकती है इसमें। अब मान लेते हैं हमने इसमें क्लास ईयर का एग्जाम्पल लिया व्हेन इट कम्स टू लेजिटिमेट पावर। तो अब लेजिटिमेट पावर जो है वो पोजिशनल पावर है, कि आपको एक पर्टिकुलर पोजीशन पे रखा है, एक डेजिग्नेशन पे रखा हुआ है कि आप क्लास रिप्रेजेंटेटिव हो, तो आपके पास वो पावर आई है। लेजिटिमेट पावर हो सकती है व्हेन इट कम्स टू पोजिशनल पावर। रिवॉर्ड करने की पावर भी हो सकती है कि क्लास रिप्रेजेंटेटिव ने ही, मान लेते हैं कि आपकी क्लास में से किसी को एक रिवॉर्ड दे दिया। इसमें मैंने जिसमें अपना एग्जाम्पल लिया कि व्हेन इट कम्स टू ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, तो आप में से जो भी टॉप स्कोरर होगा उसको हमने कुछ रिवॉर्ड कर दिया। एंड दे कैन ऑल्सो हैव कॉर्सिव पावर, कि वो फोर्सफुली भी ऐसा कर सकते हैं। मान लेते हैं व्हेन इट कम्स टू, अगर हमें कुछ ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम्पल लेना है इसमें, तो हम इसमें बोल सकते हैं कि मान लेते हैं मैनेजर ने बोल दिया है कि जो भी पर्सन जो है या जो भी उनकी टीम में लोग हैं, वो लोग अगर टारगेट्स अचीव नहीं करते हैं रिपीटेड रिमाइंडर्स के बाद भी, तो उनको पनिशमेंट जो है वो देंगे, या फिर उनको हो सकता है उनकी पे कट हो जाए, ठीक है। तो ये हो गई कॉर्सिव पावर, कि आप फोर्स कर रहे हो, आप पनिशमेंट का थ्रेट दे रहे हो उनको, जिससे वो क्या कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं बिहेवियर को। सो दीज कॉर्सिव पावर, लेजिटिमेट पावर एंड रिवॉर्ड पावर जो हैं, ये तीनों टाइप्स ऑफ पावर जो है दैट वुड बी बाइफोकेटेड एज पोजिशनल पावर, ठीक है, पोजिशनल पावर बेस्ड, जिसमें दैट will become our first type of power, and then we have personal power basis. Now referent and expert power stemming from an individual's qualities and relationships. मतलब referent और expert power हमने क्या एग्जाम्पल डिस्कस किया था इसमें, कि मान लेते हैं आपकी क्लास में कोई एक ऐसा पर्सन है। एक्सपर्ट पावर में हमने ये देखा था कि आप एग्ज़ाम से एक 1 आवर पहले क्या कर रहे हो, आप उसी फ्रेंड से अपने पढ़ रहे हो जिसको वो सब्जेक्ट जो है बहुत अच्छे से आता था। रेफरेंट पावर में जस्ट बिकॉज दैट पर्सन इज लाइकेबल, उसने हो सकता है कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स लिए हों, ऐसे स्किल्स उनके पास हों जिसकी वजह से यू हैव एडमायर्ड देम, तो रेफरेंट पावर और एक्सपर्ट पावर वुड कम अंडर पर्सनल पावर, राइट। नाउ I don't think these topics are too tough to understand, so we can just move on. Okay, power tactics and leadership. Now when it comes with leadership we have already discussed, जैसे अभी हमने स्टार्टिंग में ही एसोसिएट करके पढ़ा है इसको लीडरशिप से, कि अगर हम अपने लीडर को ये पावर ही नहीं देंगे कि वो बिहेवियर इन्फ्लुएंस कर सकता है या उसको एक पावर पोजीशन पे रखेंगे नहीं, तब तक ही और शी will not be able to influence others, जब तक उनको कोई एक पोजीशन नहीं मिलेगा, राइट। सो पावर टेक्टिक्स में, पावर टेक्टिक्स आप किसको बोल रहे हो, जो भी स्ट्रैटेजीज है एक इंडिविजुअल के ऑफ देयर यूज टू इफेक्टिवली exert their power, such as persuasion,
coalition building and legitimization or legitimizing. Now इन्फ्लुएंस टेक्टिक्स की बात हो रही है अंडर पावर टेक्टिक्स कि आप क्या ऐसे वेज हो सकते हैं, टेक्टिक्स में होता है कि तरीके उस चीज़ की जिससे भी आप वो चीज़ गेन कर सकते हो। पावर टेक्टिक्स में कौन से ऐसे वेज हैं जिनके थ्रू आप क्या कर पाओगे, पावर इन्फ्लुएंस कर पाओगे या पावर गेन कर पाओगे। नाउ इन्फ्लुएंस टेक्टिक्स क्या हो सकते हैं, स्ट्रैटेजीज इंडिविजुअल्स यूज टू इफेक्टिवली एक्सर्ट देयर पावर्स, कि आपको वो सारे वेज जिसके थ्रू आप पावर जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हो या उसके रिजल्ट्स जो है वो गेन कर सकते हो। अब ये टेक्टिक्स में सारी स्ट्रैटेजीज हैं या इसको आप वेज बोल सकते हो, तरीके बोल सकते हो जिनके थ्रू पावर जो है वो एक्सर्ट की जा रही है। सो दैट वुड बी पावर टेक्टिक्स। पावर एंड लीडरशिप जो हमने अभी डिस्कस किया कि इफेक्टिव लीडर्स यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पावर बेस टू लीड एंड इन्फ्लुएंस अदर्स। नाउ अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है पावर एंड लीडर का, हमने एक ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर पढ़ा था कि जो नॉर्मल कोर्स है अभी तक जो भी फॉलो होता आ रहा था उसके अलावा कुछ जो डिफरेंट पाथवे है उसको डिज़ाइन करते हैं। जैसे इसमें हमने महात्मा गांधी का एग्जाम्पल लिया था और नेल्सन मंडेला हो सकता है इसमें, तो काफ़ी सारे ऐसे लीडर्स हो सकते हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हो सकते हैं इसके व्हेन इट कम्स टू ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स। सो दे मस्ट बी हैविंग सम पावर बेस टू इन्फ्लुएंस अदर्स। तो वो लीडर्स जो हैं प्लीज़ कम इन BMS SEM 3, ओके प्लीज़ हैव अ सीट। ऑल राइट, सो राइट लीडर्स में this must be there. So this was about a power जिसमें types and sources we have discussed. Now politics in organization, politics से आप क्या समझोगे and then why are we studying organizational politics here? So organizational politics involves the use of power and influence to gain personal and organizational advantage. Now organizational politics में politics जो वर्ड है उसमें पावर इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स, कि आपके पास पावर है। सो यूज ऑफ पावर एंड इन्फ्लुएंस टू गेन पर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल एडवांटेजेस दैट मे नॉट अलाइन विद द फॉर्मल स्ट्रक्चर और गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वो अलाइन भी हो सकती है फॉर्मल स्ट्रक्चर के साथ और नहीं भी हो सकता। फॉर्मल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर? जो भी हायरार्की है उसको बोलते हैं हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो फॉर्मल स्ट्रक्चर जो है वो फॉलो नहीं भी हो सकता, दैट मे नॉट अलाइन विद द फॉर्मल स्ट्रक्चर और गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बट यू आर यूजिंग यू इट मे बी यूज्ड फॉर पर्सनल गेन एज वेल। सो अगर आपको पर्सनल गेन्स भी अचीव करने हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन व्हेन इट कम्स टू ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, सो उसमें दिस पॉलिटिक्स कैन बी यूज्ड फॉर पर्सनल गेन एज वेल। नाउ रीजंस फॉर ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स वुड बी रिसोर्स एलोकेशन। नाउ अगर मान लेते हैं कुछ जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि पावर भी जो है वो भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर नहीं होता है, बस जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है पावर का वही डिफ्रेंशिएट कर पाता है इंडिविजुअल्स को ऑर्गेनाइजेशन में, या वही स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। सो रिसोर्स एलोकेशन कुड बी अनइक्वल। सो कंपटीशन फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज कैन लीड टू पॉलिटिकल बिहेवियर, कि मान लेते हैं 2 एम्प्लॉयज़ हैं लेकिन हम प्रमोशन सिर्फ एक का ही कर सकते हैं एंड दी अदर एम्प्लॉय इज़ यूजिंग ऑल दी पॉलिटिक्स और पावर टेक्टिक्स इन ऑर्डर टू गेट प्रमोटेड, राइट। सो रिसोर्स एलोकेशन जो है उसके वजह से पॉलिटिक्स जो है वो हो सकती है ऑर्गेनाइजेशन में। अदर रीज़न वुड बी अनसर्टेनिटी। व्हेन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड आउटकम्स आर अनक्लियर, इंडिविजुअल्स में engage in politics to secure their position,
कि अब उनको नहीं पता कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या आउटकम्स होंगे, या एम्बिग्विटी है फ्यूचर को लेके, अनसर्टेनिटी है फ्यूचर को लेके, तो भी पॉलिटिक्स जो है वो यूज़ हो सकती है ऑर्गेनाइजेशन में। रीज़न जो है पॉलिटिक्स के कि ऑर्गेनाइजेशन में जो पॉलिटिक्स है उसका क्या रोल होगा, या कैसे वो अराइज हो सकती है, कैसे यूज़ हो सकती है। एम्बिग्विटी जो हमने अभी डिस्कस किया कि अनक्लियर है सब कुछ, वेगली डिफाइंड गोल्स हैं, अभी वेगली डिफाइन किया हुआ है कि आपको क्या चीज़ें अचीव करनी है और आपको क्या एक्शंस परफॉर्म करने होंगे उसके लिए। डिफरेंसेस इन वैल्यूज़ एंड इंटरेस्ट, डाइवर्स इंटरेस्ट अमंग इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप कैन लीड टू पॉलिटिकल डायनामिक्स। मतलब कि आपके अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में ही, कि क्योंकि इंडिविजुअल्स जो हैं उन ये तो लेजिटिमेट रीज़न है ही कि मतलब ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक कॉमन गोल के लिए काम कर रही है, उसमें जो भी लोग होंगे वो भी कॉमन गोल के लिए काम कर रहे होंगे, लेकिन तब भी उनके डाइवर्स इंटरेस्ट हो सकते हैं कि या तो उनका इंटरेस्ट सिर्फ इसमें है कि उनको पर्सनल प्रमोशंस गेन करने हैं, तो अब उनको ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव वो अचीव नहीं करेंगे, लेकिन उनको जो पर्सनल प्रमोशन है वो भी अचीव करना है। तो इसकी वजह से पॉलिटिक्स जो है वो हो सकती है ऑर्गेनाइजेशन में, राइट, या उसका यूज़ हो सकता है। नाउ पॉलिटिकल टैक्टिक्स, बिल्डिंग कोलिशंस, नाउ फॉर्मिंग अलायंस टू इन्फ्लुएंस डिसीजन। आपने क्या किया, क्लासरूम एग्जाम्पल से ही डिस्कस कर लेते हैं। आपका ग्रुप मान लेते हैं क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, और आपने क्या किया, 16 आपके ग्रुप में इंडिविजुअली ही 17 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। आपका एक क्लास में ही एक ग्रुप बना हुआ है जो आपके फ्रेंड्स हैं, उसमें 17 लोग हैं। तो आपने क्या किया, 2 ग्रुप्स बना लिए हमने, उसमें एक में 17 लोग हैं, बाकी रेस्ट ऑफ द पीपल आर इन डिफरेंट ग्रुप। तो अब मान लेते हैं मैंने आपको कोई एक असाइनमेंट दे दिया है जो आपको नहीं करना, और आपको लगता है कि बहुत बेकार है कि आप वो असाइनमेंट करो। काफ़ी ख़राब एग्जाम्पल ले लिया मैंने, लेकिन ठीक है, इसी से आप समझ पाओगे। ऑल राइट, तो आपका ग्रुप चाहता है कि वो असाइनमेंट जो है वो मतलब किसी यूज़ का नहीं है आपके लिए, तो आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन दूसरे ग्रुप को लग रहा है कि ये असाइनमेंट जो है वो ईजी है और आप आराम से कर पाओगे। तो लेकिन आप उस ग्रुप का पार्ट हो जिसमें ज़्यादा मेंबर्स हैं, मतलब जिसमें 17 मेंबर्स हैं, आप उस ग्रुप का पार्ट हो। तो आपने क्या डिसाइड किया कि हम सब लोग मिलके एक बार बोलते हैं मैम को कि ये जो असाइनमेंट है उसको नहीं दिया जाए, चेंज कर दिया जाए, आपके हिसाब से असाइनमेंट्स बनाए जाएं। तो आपने क्या किया, यू हैव फॉर्म्ड एन अलायंस, आपने एक अलायंस फॉर्म कर लिया। तो जिससे आप क्या कर सकते हो, यू कैन इन्फ्लुएंस डिसीजंस। ये डिसाइड किया था हमने कि हम ये असाइनमेंट करेंगे, लेकिन आपने क्या किया, आपने अपने ग्रुप की पावर की वजह से, ग्रुप आपने जो अलायंस बनाई थी उसकी वजह से, यू वर एबल टू चेंज माई डिसीजन, कि क्योंकि मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स डू नॉट वांट टू डू दैट पर्टिकुलर असाइनमेंट, तो मुझे चेंज करना पड़ेगा अब, राइट। तो इसकी वजह से, आपके अलायंस की वजह से हमने असाइनमेंट जो है वो नलिफाई कर दिया है कि नहीं रख रहे हैं हम कोई असाइनमेंट। तो ये है कि आपने इन्फ्लुएंस कर दिया डिसीजन को ही पूरे, ठीक है, अपने ही कोलिशन की वजह से। तो ये पॉलिटिकल टैक्टिक्स हैं, पावर टैक्टिक्स हमने पढ़ लिया था, अब ये पॉलिटिकल टैक्टिक्स हैं कि आपके पास कोई ऐसी पावर नहीं दे दी किसी ने, आपके पास पावर है कि आप वो चेंज कर सकते हो, लेकिन दिस वुड कम अंडर पॉलिटिकल टैक्टिक्स, कि आपने अपने अलायंस की वजह से, आपने अलायंस बिल्ड कर लिया था, इसकी वजह से आप कोई जो डिसीजन है उसको चेंज कर पाए। अब ऐसा हो सकता है कि आपकी जो अलायंस है उसमें क्लास रिप्रेजेंटेटिव हो ही ना, वो जो 17 लोग हैं आपके ग्रुप में, उसमें कोई भी CR नहीं है, क्लास रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, लेकिन तब भी आपने वो डिसीजन जो है वो चेंज कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि आपको पावर की ज़रूरत नहीं है, इंडिविजुअली सिर्फ पॉलिटिकल टैक्टिक्स यूज़ करके भी आप ये डिसीजन जो है वो चेंज कर पाए। नाउ इंफॉर्मेशन कंट्रोल, मैनिपुलेटिंग इंफॉर्मेशन टू गेन एन एडवांटेज, कि मैंने कुछ बोला कि कन्वे करना है क्लास में,
और आपने अपनी इंटरेस्ट की वजह से, मतलब मान लेते हैं मैंने बोला कि डेडलाइन जो है वो एक किसी भी असाइनमेंट की वो एक पर्टिकुलर डेट पे मैंने रख दी, मान लेते हैं संडे शाम की मैंने एक डेडलाइन रखी है ताकि आप संडे को काम कर लो, असाइनमेंट बना लो, और मैंने एंड ऑफ द डे की वो जो सबमिशन है वो रख दिया। लेकिन अब बिकॉज यू डू नॉट वांट टू डू दैट पर्टिकुलर असाइनमेंट ऑन अ वीकेंड, तो आपने क्या किया, आपने वो इन्फॉर्मेशन जो मैंने दी थी आपको कि आपको कन्वे करनी है, तो उसको आपने मैनिपुलेट कर दिया कि बहुत सारे वेज, मैनिपुलेशन के वेज तो खैर हमें बच्चों से ही सीखने चाहिए कि वो कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को, कि आज नहीं कल कहा था, कल नहीं परसों कहा था डेडलाइन रखने को। तो वो है इन्फॉर्मेशन कंट्रोल, कि आपने पॉलिटिकली जो इन्फॉर्मेशन है उसको मोल्ड कर दिया, ठीक है, अपने पॉलिटिकल टेक्टिक्स की वजह से, अपने पर्सनल एडवांटेज की वजह से, क्योंकि हो सकता है आपको शादी में जाना हो संडे को, तो आपने क्योंकि आप नहीं कर पाओगे वो असाइनमेंट, तो आपने इन्फॉर्मेशन को ही चेंज कर दिया। नाउ क्रिएटिंग इम्प्रेशंस, मैनेजिंग परसेप्शन थ्रू इमेज बिल्डिंग। अब इमेज बिल्डिंग, ये भी जिसको आप रेपो बोलते हो, तो आपने क्या किया, either you are helping your teachers or helping your classmates in order to build an image for yourself। अपने इमेज बिल्डिंग की वजह से यू आर क्रिएटिंग इम्प्रेशंस, ठीक है, कि क्या परसीव करें लोग आपके बारे में, कि आप बहुत हेल्पफुल हो, या आप बहुत जल्दी कोई काम कर लेते हो, या स्किल्स हैं आपके पास ऐसे जिससे आप काम को इजी बना देते हो। तो दिस इज इमेज बिल्डिंग, कि आप इम्प्रेशन बिल्ड कर रहे हो, क्रिएट कर रहे हो इम्प्रेशन ऑन अदर्स, ठीक है। तो वो पॉलिटिकल टेक्टिक्स हो सकते हैं। यू मैनिपुलेटिंग डिसीजन क्राइटेरिया, इन्फ्लुएंसिंग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया में हो सकता है कि व्हेन इट कम्स टू द ऑर्गेनाइजेशन, हमें कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट है मान लेते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन ट्राई कर रही है, ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा लग रहा है कि उनको ऐसे चेंज करना चाहिए या एक्सपैंड करना चाहिए, जो भी एक नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन है, आइदर चेंजिंग दैट कोर्स ऑफ एक्शन इन ऑर्डर टू अचीव हायर प्रोडक्टिविटी, और उनको क्या करना है, या तो उनको ये करना है कि एक्सपैंड करें ताकि नई ब्रांचेस जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन की हों अब, ताकि उससे जॉब क्रिएशन भी हो। तो यू आर इन्फ्लुएंसिंग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, आप ऐसी कुछ चीज़ें बता रहे हो, कुछ ऐसे इनपुट दे रहे हो जिससे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस चेंज हो सकता है, ठीक है। यू आर, अभी हम क्या कर रहे थे, डिसीजन को आपने इन्फ्लुएंस कर दिया था यहाँ पे, लेकिन यू आर पार्टिसिपेटिंग इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस व्हेन इट कम्स टू मैनिपुलेटिंग डिसीजन क्राइटेरिया, right? So this would be our political tactics that we can use. Now organization politics. Organization politics में negative and positive aspect of organization politics discuss करते हैं कि क्या पॉलिटिक्स जो है उसका नेगेटिव और पॉजिटिव इन्फ्लुएंस हो सकता है ऑन द एम्प्लॉयज़ और ऑन द मैनेजर्स। तो नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स वुड इंक्लूड अनएथिकल बिहेवियर, जो मान लेते हैं हमने जो इंफॉर्मेशन का वो पढ़ा अभी टेक्टिक्स में, पावर टेक्टिक्स में, कि आप इंफॉर्मेशन को या डिसीजन को मोल्ड कर सकते हो या मैनिपुलेट कर सकते हो, तो दैट वुड बी अनएथिकल। कि आपको मैंने जो बताया कि संडे ईओडी की डेडलाइन है, तो आपको एज इट इज़ उसे कन्वे करना था, लेकिन आपने वो नहीं किया, तो दैट वुड बी अनएथिकल, नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स हो जाएगा वो, ठीक है। और मैनिपुलेशन अभी हमने डिस्कस किया, मैनिपुलेशन भी। एंड फेवरेटिज्म, फेवरेटिज्म इज द मेन इशू जो बच्चों को हमेशा होता है क्लास में भी, और इन जनरल भी फेवरेटिज्म इज अ मेजर इशू। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि मान लेते हैं आपको कोई एक टेस्ट हुआ हमारा, और उस टेस्ट में हमने क्या किया, सेम क्वेश्चन में 5 मार्क्स का मान लेते हैं वो क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन में आपको 4 मार्क्स मिले हैं, आपके फ्रेंड को 5 मार्क्स मिले हैं, तो यू वुड बी कंसिडरिंग दिस सिचुएशन एज फेवरेटिज्म। आपको ऐसा लगेगा कि क्योंकि वो पर्सन जो है
वो फेवरेट है किसी टीचर का, तो इसीलिए उनको ज़्यादा मार्क्स मिल गए। और या फिर ये तो आप नेगेटिव एस्पेक्ट में अगर डालो तो हो सकता है सच में ही ऐसा हो कि कोई टीचर जो है वो फेवरेट स्टूडेंट्स को ज़्यादा मार्क्स दे रहे हों। वैसे ऐसा कभी होता नहीं है, और आपको मार्क्स हमेशा आपने जो लिखा है उसके बेसिस पर ही मिलते हैं। सो दैट कैन अंडरमाइन ट्रस्ट एंड क्रिएट अ टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट, कि ऑर्गेनाइजेशन में भी हो सकता है दूसरे एम्प्लॉयज़ को ऐसा लगे कि क्योंकि एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय जो है वो फेवरेट है मैनेजर्स का, तो इसीलिए उसको सारे फेवर्स मिल रहे हैं, इसीलिए उसको सारे प्रमोशंस मिल रहे हैं। सो दिस कैन क्रिएट अ टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट, कि सब लोग जो हैं वो काम छोड़ के इस चीज़ में लग जाएंगे कि आपको कैसे मैनेजर को इम्प्रेस करना है। सो दैट वुड अल्टीमेटली हैम्पर द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड अल्टीमेटली नेगेटिव इन्फ्लुएंस होगा ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीवमेंट के लिए भी। नाउ मैनेजिंग पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स वुड बी कि आप क्या कर पा रहे हो, पॉलिटिक्स कैन ऑल्सो बी अ मीन्स ऑफ एडवोकेटिंग फॉर वंस आइडियाज, कि आपके पास हो सकता है, यहाँ पे तो हम कह रहे थे कि अनएथिकल बिहेवियर है, मैनिपुलेशन है अगर आप ऐसे कुछ डिसीजन को मोल्ड करके बता देते हो, लेकिन इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट हो सकता है कि आपके पास कोई बेटर आइडियाज़ हो जिसकी वजह से वो काम जो है वो ज़्यादा अच्छे से हो सकता है, तो वो इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट भी हो सकता है। इन्फ्लुएंसिंग पॉजिटिव चेंज एंड नेविगेटिंग ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्सिटीज़, कि आप क्या कर रहे हो, यू कैन इन्फ्लुएंस पॉजिटिव चेंज, आप पॉजिटिव चेंज ला सकते हो क्योंकि आपके आइडियाज़ जो हैं वो सच में इन्फ्लुएंशियल हो सकते हैं, राइट। और एंड यू कैन ऑल्सो फाइंड सल्यूशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम्स थ्रू पॉलिटिक्स। हो सकता है आपके पास किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को भी रिजॉल्व करने के बेटर आइडियाज़ हों, आपके पॉलिटिकल टेक्टिक्स की वजह से आप वो जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है बिटवीन टू पार्टीज़ वो कर पा रहे हो, तो दैट वुड बी अ पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स। नाउ मैनेजिंग ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स में आप कैसे मैनेज कर पाओगे पॉलिटिक्स को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो ट्रांसपेरेंसी इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, कि जैसा आपको बताया गया कि आपको कन्वे करना है मैसेज, आप वैसा ही मैसेज कन्वे कर रहे हो, प्लस फेयरनेस एंड इक्विटी, कि आप फेयर ट्रीटमेंट ऑफ अदर्स, फेयरली ट्रीट कर रहे हो दूसरों को, अपने एम्प्लॉयज़ को, कि आप जो फीमेल एम्प्लॉयज़ हैं और जो मेल एम्प्लॉयज़ हैं दोनों को इक्वल पे दे रहे हो आप मान लेते हैं, या जो डिफरेंटली एबल्ड एम्प्लॉयज़ हैं या कैंडिडेट्स हैं उनको भी आप इक्वल चांस ऑफ जॉब दे रहे हो, ठीक है, कि आप उनको भी बोल पा रहे हो कि आप इज समबडी कमिंग, प्लीज कम इन, यू कैन एनी टाइम ज्वाइन द क्लास, नो वरीज, ठीक है, ओके। तो फेयरनेस एंड इक्विटी कुड बी देयर एंड एथिकल लीडरशिप, कि आप for all good reasons you are using your leadership power in order to influence behavior, कि आपको अगर कन्विंस करना है ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी आपके ह्यूमन रिसोर्स हैं उनको, तो यू कैन कन्विंस देम, यू कैन मेक देम परफॉर्म अ टास्क इफेक्टिवली इफ यू आर यूजिंग योर लीडरशिप स्किल्स और लीडरशिप पावर एथिकली, राइट। नाउ टेक्टिक्स टू गेन पावर इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि आप किन टेक्टिक्स का यूज़ करके पावर गेन कर सकते हो ऑर्गेनाइजेशन में। फर्स्ट वुड बी बिल्डिंग एक्सपर्टीज़, कि आप, क्योंकि पावर जो है वो आपके पास कब आ सकती है, जब आपके पास स्किल्स हो, नॉलेज हो किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके या कोई सॉफ्ट स्किल्स को लेके। तो पावर कैसे गेन कर सकते हो आप, नॉलेज गेन करके, एक्सपर्टीज़ गेन करके, जो हमने एक्सपर्ट पावर में भी डिस्कस किया, कि मान लेते हैं आपका टेली का प्रैक्टिकल है और आपको टेली बहुत अच्छे से आता है, तो आपके पास वो एक्सपर्ट पावर है कि सब लोग आके, आपके क्लासमेट्स आके आपसे ही पूछेंगे कि उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना था, या वो एक पर्टिकुलर प्रोसेस जो है वो कैसे करें। उसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर की एक्सपर्टीज़ गेन कर सकते हो आप, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट
MS ऑफिस है, ठीक है, उसकी सारी चीज़ें हो सकती हैं, हो सकता है आपको एक्सेल बहुत अच्छा आता हो, तो वो सब कुछ है बिल्डिंग एक्सपर्टीज़ कि आपने उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज़ गेन कर लिया है, ठीक है, तो दैट वुड बी बिल्डिंग एक्सपर्टीज़। टेक्टिक्स क्या हो सकते हैं? डेवलप स्पेशलाइज्ड knowledge, skills and expertise in areas that are critical to the organization's success। मान लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन में भी आपको इसीलिए रखा गया है कि आपको प्रॉब्लम रेजोल्यूशन करना है या सोल्यूशन को ऑप्टिमाइज करना है। काजोल, प्रॉब्लम को आपको क्या करना है? ऑप्टिमम सोल्यूशन फाइंड आउट करना है उस प्रॉब्लम का। तो उसमें क्या होगा, उससे क्या होगा, अगर आपको हम अपॉइंट करते हैं या ऑर्गेनाइजेशन अपॉइंट करती है तो आपके पास एक एक्सपर्टीज़ है ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग कि आपको ऑर्गेनाइजेशन को ऐसी जो सिमिलर प्रॉब्लम्स हैं उसके सोल्यूशन फाइंड आउट करने होते हैं और आपके पास वो ऑप्टिमाइजेशन स्किल्स हैं कि आप किसी भी सोल्यूशन का किसी भी प्रॉब्लम का एक बेस्ट सोल्यूशन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है, थ्रू योर सॉफ्टवेयर स्किल्स हो सकता है और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं इसमें, आपके नेगोशिएशन स्किल्स हो सकते हैं। एंड क्रिटिकल टू दी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस, ये नेगोशिएशन स्किल्स जो हैं वो भी क्रिटिकल हैं ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस के लिए, राइट। सो इफ़ यू हैव दैट एक्सपर्टीज so you will be able to gain that power and ultimately you can help the organization to achieve success. Now rationale behind building expertise: being recognized as an expert in a particular domain enhance credibility and can lead to acquisition of expert power। expert power ही डिस्कस कर रहे थे हम अभी जब हमने टाइप्स ऑफ पावर डिस्कस किया था। तो आप इसके थ्रू आप ये स्किल्स गेन करके वो एक्सपर्ट पावर जो है उसको अचीव कर सकते हो। नाउ कल्टिवेटिंग रिलेशनशिप्स टेक्टिक्स वुड बी बिल्ड स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद कलीग, सुपीरियर एंड की स्टेक होल्डर्स। मतलब कल्टिवेटिंग लीडरशिप में भी हमने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में यूनिट 2 के अंदर हमने एनालिसिस पढ़ा था कि आप इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को कैसे एनालाइज करते हो, जिसमें हमने जोहारी विंडो पढ़ा था, गेम्स, स्ट्रोक्स, लाइफ पोजीशंस, याद है? ये हमने मोटिवेशन के अंदर पढ़ा था जिसमें आप इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को एनालाइज कर रहे थे। ये कुछ वेज थे जिससे आप इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को एनालाइज कर सकते हो। तो बिल्ड स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद कलीग्स, क्या वेज हो सकते हैं उसके जिससे आप वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन और कनेक्शन जो है वो बिल्ड कर पाओगे विद योर सुपीरियर्स एंड की स्टेक होल्डर्स। ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, बी इट देयर कॉम्पिटिशन्स और सप्लायर्स और देयर क्रेडिटर्स और डेटर्स, सब सारे ही स्टेक होल्डर्स के साथ दे वुड बी एबल टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। दे कैन ऑल्सो क्रिएट लॉयल कस्टमर्स when it comes to cultivating relationship. Now rationale behind this would be positive relationship contribute to social capital। social capital word हमने पहले भी I think लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। social capital word कि अगर मान लेते हैं आपके कनेक्शंस जो हैं, आपकी नेटवर्किंग जो है that is strong, so that would ultimately influence the organization's objectives positively कि जो इफ़ेक्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव के अचीव होने पर इन सोशल कैपिटल का, दैट इज़ पॉजिटिव। ये हो सकता है आपको आपके स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस की वजह से, स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग की वजह से आपको सप्लायर्स जल्दी मिल रहे हैं रॉ मटेरियल्स के, जिससे आपकी प्रोडक्शन जो है वो और प्रोडक्टिविटी जो है, आपके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है वो इफेक्टिव हो रहा है उसकी वजह से, राइट। So that would be the positive relationship contribute to capital, social capital and making it easier to influence others and gain support। कि अगर मान लेते हैं कोई प्रॉब्लम भी अराइज हो जाती है तो सारे सप्लायर्स जो हैं वो आपके साथ लॉयल हैं क्योंकि आपके साथ रिलेशनशिप्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं उन सप्लायर्स के, तो दे वुड स्टैंड बाय यू, ठीक है। तो इसलिए कल्टिवेटिंग रिलेशनशिप जो है वो टेक्टिक हो सकती है टू गेन power in the organization. Now
नेटवर्किंग वही सोशल कैपिटल में डिस्कस कर लिया है हमने कि इफ़ यू हैव स्ट्रॉन्ग नेटवर्क्स आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सप्लायर्स से हो सकते हैं, कंपैरेटर्स से हो सकते हैं, और गवर्नमेंट से हो सकते हैं, तो एक्टिवली engage in professional network within and outside the organization। आप जो भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है ऑर्गेनाइजेशन का, कि हो सकता है आप सारे रूल्स फॉलो कर रहे हो, जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं वो आपने अभी तक फॉलो करी हैं, और आपको अब मान लेते हैं कोई एक प्रोजेक्ट जो है वो अप्रूव करवाना है, जिसमें आपको एक लॉन्ग प्रोसेस जो है जो गवर्नमेंट ने ड्रॉ किया है उससे गो थ्रू करना है, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो इन ऑर्डर टू एक्सपीडाइट द प्रोसेस। कि वो जो प्रोसेस है जिसकी वजह से मान लेते हैं आपको कुछ ग्रांट चाहिए या लॉ में कुछ रिलैक्सेशन चाहिए, तो वो आप वहाँ पे इन्फ्लुएंस करवा सकते हो नेटवर्किंग के थ्रू। नाउ रैशनल बिहाइंड इट वुड बी नेटवर्किंग प्रोवाइड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज एंड इन्फ्लुएंशियल इंडिविजुअल्स इन्हांसिंग वंस विजिबिलिटी एंड इन्फ्लुएंस। कि आप नेटवर्किंग के थ्रू क्या कर सकते हो, यू कैन इन्हांस योर विजिबिलिटी, कि आप जो है वो सारे इवेंट्स जो हैं, जो भी ऐसे इवेंट्स हैं जिसमें सब पार्टिसिपेट करते हैं वहाँ, ये तो आप पर्सनल लेवल पे भी समझ सकते हो इसको, नेटवर्किंग को भी, कि आप हो सकता है जितने भी कॉम्पिटिशन्स हैं उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो, राइट, जितने फंक्शंस हैं उसमें आप ज्वाइन इन कर रहे हो, तो आपके नेटवर्किंग जो है, इंटरेक्शन जो है, सोशल इंटरेक्शन जो है वो पॉजिटिव हो जाएंगे उससे। नाउ मेंटोरशिप एंड स्पॉन्सरशिप, seek mentorship from experienced individuals and attract sponsors who can advocate for your career advancement। This is a common thing जो हम पढ़ते आए हैं अभी तक, कि आपके पास अगर इफ़ेक्टिव मेंटोरशिप है तो आप जो पाथवे है टुवर्ड सक्सेस उसको इजीली अचीव कर पाओगे। नाउ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन एंड डिमॉन्स्ट्रेटिंग इनिशिएटिव्स। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में डेवलप स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स इंक्लूडिंग एबिलिटी टू आर्टिकुलेट आइडियाज एंड आइडियाज परसुएसिवली एंड इन्फ्लुएंस डिसीजन मेकर्स। नाउ अगर आपके पास वो एबिलिटी है कि यू कैन आर्टिकुलेट प्रॉपरली, मतलब आपके पास जो भी आइडियाज़ हैं वो आप ऐसे कन्वे करते हो कि इन्फ्लुएंस हो जाए आपके फॉलोअर्स, सो दैट वुड बी योर आर्टिकुलेशन स्किल्स। आर्टिकुलेट करना मतलब कि आपके पास जो भी आइडियाज़ हैं, द वे यू आर थिंकिंग ऑफ दैट आइडिया, यू आर एबल टू कम्युनिकेट इट प्रॉपरली, आप उसको प्रॉपरली कम्युनिकेट कर पा रहे हो, राइट। सो उसको हम आर्टिकुलेशन स्किल्स बोलते हैं। नाउ यू आर एबल टू एक्सर्ट इन्फ्लुएंस ऑन अदर्स, मतलब आप इसी आर्टिकुलेशन स्किल्स की वजह से जो इन्फ्लुएंस है या जो डिसीजन है उसको परसुएड कर पा रहे हो और लोगों पे, मतलब अपने फॉलोअर्स पे लेट्स से, या फिर एम्प्लॉयज़ पे। नाउ रैशनल बिहाइंड इट वुड बी effective communicators are often perceived as influential leaders gaining both informational and referent power। referent power में क्या पढ़ा था हमने कि just because you are likable or people understand your expertise in a particular domain or even without that, तो तभी भी लोग जो हैं वो आपसे इन्फ्लुएंस्ड हैं। नाउ डिमॉन्स्ट्रेटिंग इनिशिएटिव्स, कि आप क्या कर रहे हो, आप इनिशिएटिव्स ले रहे हो लेट्स से कोई एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को पुल ऑफ करने के लिए, कि आपको लगता है कि वो प्रोजेक्ट की वजह से ऑर्गेनाइजेशन को गेन हो सकता है, कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव है उसको वो अचीव कर सकते हैं इफ़ेक्टिवली अगर वो एक नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें। तो डिमॉन्स्ट्रेटिंग इनिशिएटिव्स में अगर आपने इनिशिएटिव्स दिखाए हैं, ऐसे खुद से अगर आपने बताया है कि ऐसा करने से, ऐसी इस तरह से उस जॉब को परफॉर्म करने से आप जो है इफ़ेक्टिवली अचीव कर पाओगे या बेटर अचीव कर पाओगे टास्क को, सो दैट वुड बी योर इनिशिएटिव जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने गोल्स अचीव कर पा रही है।
और ग्रोथ भी अचीव कर पा रही है। नाउ टेक्टिक्स टू गेन पावर इन द ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रेटेजिक अलायंसेस हो सकते हैं, आप लीडरशिप रोल्स जो है वो ले रहे हो कि आपने खुद से वो रोल जो है कि जहाँ पे आपको लीड बनाया जाएगा वो रोल जो है वो खुद से आपने चूज़ किया है कि आपको वो रोल दिया जाए। सो दिस वुड ऑल्सो कम अंडर इनिशिएटिव एज वेल, कि आपने खुद से इनिशिएटिव लिया कि यू आर एबल टू मैनेज सच अ बिग ग्रुप, राइट? सो दैट इज टेकिंग लीडरशिप रोल्स। नेगोशिएशन स्किल्स हैं आपके पास कि आप कन्विंस कर सकते हो व्हेन इट कम्स टू कॉन्फ्लिक्ट, तो आपको आपके पास वो नेगोशिएशन स्किल्स हैं जिसकी वजह से यू कैन चेंज डिसीजन मेकिंग और रिजॉल्व अ पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट, कि आप दोनों ही पार्टीज को सुन रहे हो जिनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है और आप उनको इफेक्टिव सोल्यूशन जो है उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए वो दे पा रहे हो उनको, राइट? सो दैट वुड बी योर नेगोशिएशन स्किल्स जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में भी काम आते हैं। नाउ नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स, कि ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स जो है उसका नेचर क्या होगा, कैसे वो अचीव हो सकती है। नाउ these would be different ways in which individuals and group within an organization engage in power struggles. So ये जो हमने अभी तक डिस्कस किया ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स में, उसका बस आपको नेचर बता रहे हैं यहाँ पे कि कैसे हो सकती है, किस वेज के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स जो है वो इन्फ्लुएंस हो सकती है। नाउ पावर स्ट्रगल्स में इंगेज हो, या तो मतलब मान लेते हैं जैसे हमने डिस्कस किया कि प्रमोशन होना है लेकिन वो दो में से एक ही एम्प्लॉय का हो सकता है, तो कोई एक एम्प्लॉय जो है उसके पास अगर वो पावर है या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है जिसकी वजह से वो प्रमोशन जो है वो गेन कर सकता है, सो दैट वुड बी पावर स्ट्रगल बिटवीन द टू एम्प्लॉयज in order to gain promotion. Now influence decision making and navigate the complexities of organizational dynamics. And organizational politics is a natural and inherent aspect of workplace interactions. Now in some way or the other politics जो है that would become an inherent part of the organization, कि अगर कोई एक ही पोजीशन है तो उसके लिए कंपटीशन होगा और कंपटीशन की वजह से पॉलिटिक्स भी जो है वो इनहेरेंट पार्ट बन जाएगी ऑर्गेनाइजेशन का या फिर वर्क प्लेस इंटरैक्शंस का। नाउ रिफ्लेक्टिंग द डाइवर्स इंटरेस्ट, पर्सपेक्टिव एंड मोटिवेशन ऑफ इंडिविजुअल्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, इसीलिए ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स जो है वो इनहेरेंट एस्पेक्ट है। डाइवर्स इंटरेस्ट है क्योंकि हमारे पास पर्सपेक्टिव भी डाइवर्स है, कि आपके पास किसी एक चीज़ को लेके डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो सकता है आपका। लेट्स से अगर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ये सोच रही है कि उनको एक्सपैंड करना चाहिए, अभी एक्सपेंशन जो है उसको अचीव करना चाहते हैं वो अगर, तो उस पर भी डिफरेंट एम्प्लॉयज़ के डिफरेंट परसेप्शंस हो सकते हैं कि उसको अचीव करने के लिए, मतलब उस एक्सपेंशन को अचीव करने के लिए उनको कितने रिसोर्सेज एलोकेट करने पड़ेंगे और इट वुड रिजल्ट इन बेटर पोजीशन इन फ्यूचर और अ नेगेटिव पोजीशन। सो उनके डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, बी इट नेगेटिव और पॉजिटिव। एंड मोटिवेशन ऑफ इंडिविजुअल्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो अब ये मोटिवेशन को भी इन्फ्लुएंस करेगा कि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो कितना मोटिवेटेड फील करते हैं। नाउ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज हो सकता है, रेजिस्टेंस टू चेंज हो सकता है इसमें। ड्यूरिंग पीरियड ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज इंडिविजुअल्स में इंगेज इन political behavior as they seek to protect their interest and resist change that they perceive as threatening. Now at the time of organizational change, जहाँ पे मान लेते हैं कोई एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी जो है उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, कि पहले जिस भी कोर्स ऑफ एक्शन, जो भी कोर्स ऑफ एक्शन चल रहा था उससे हटके कुछ वेज होंगे या एक्टिविटीज़ होंगी ऑर्गेनाइजेशन में, तो ड्यूरिंग दैट पीरियड this time of change can be used as the influence, कि अब मान लेते हैं जो एम्प्लॉयज़ हैं वो रेजिस्ट करना चाहते हैं इस चेंज को, सो दे विल बी यूजिंग देयर पॉलिटिकल पावर्स, जो भी उन्होंने अभी तक पॉलिटिकल टेक्टिक्स के थ्रू गेन की है पोजीशन, उसकी वजह से वो
और उसका यूज़ करके वो चाहेंगे कि वो जो ऑर्गेनाइजेशनल चेंज है उसको रेजिस्ट कर पाएँ, क्योंकि उनको उनकी जो पोजीशन है, करंट पोजीशन है, उसकी वजह से दे आर परसीविंग अ थ्रेट। नाउ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स में इंडिविजुअल डिफरेंसेस इंक्लूड पर्सनालिटी ट्रेट्स। अब ये हमने लास्ट क्लासेस में भी डिस्कस किया था, बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स में भी, जो आपने यूनिट 1 में पढ़ा होगा। तो वहाँ पर पर्सनल मोटिवेशन कंट्रीब्यूट टू नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स, सम इंडिविजुअल्स मे बी मोर प्रीडिस्पोज टू एंगेज इन पॉलिटिकल बिहेवियर्स देन अदर्स। मतलब कोई लोग ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ हैं, कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जो क्या करना चाहते हैं, दे have more political influence, they are more politically active and others are not। तो जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं कि कुछ लोगों के पर्सनालिटी ट्रेट्स ऐसे हैं कि वो ज़्यादा पॉलिटिक्स में स्टेप इन करना पसंद नहीं करते, और कुछ लोगों के कैरेक्टरिस्टिक्स, पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं कि वो चाहते हैं कि वो ये चीज़ें यूज़ कर पाएँ, पॉलिटिकल टेक्टिक्स यूज़ कर पाएँ। नाउ फीडबैक लूप्स, successful political behavior may be reinforced over time, creating feedback loops. Individuals who experience success through political means may be more likely to continue employing such tactics। मतलब अगर आपने एक बार क्या किया कि अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आपने एक बार लगा कर देखा कि उस इन्फ्लुएंस का रिजल्ट जो है वो क्या होता है। अब उस रिजल्ट की वजह से मान लेते हैं आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हैं, तो आप क्या करोगे, नेक्स्ट टाइम जब आपको सिमिलर सिचुएशन मिलेगी तब भी आप क्या करना चाहोगे, उसको यूज़ करना चाहोगे। मतलब अगर आपको एक बार पता चल गया कि आपके ये पावर टेक्टिक्स यूज़ करके आपको कोई गेन हो रहा है, मान लेते हैं उन पावर टेक्टिक्स का यूज़ करके आपका प्रमोशन हो जाता है, तो आप क्या करोगे, आपको एक पॉजिटिव फीडबैक मिल गया कि आप पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस अगर लगाते हो तो आपको सक्सेस अचीव होती है, तो आप क्या करोगे, इन फ्यूचर भी आप यही करना चाहोगे कि आप अपनी पावर टेक्टिक्स, जो ये पॉलिटिकल टेक्टिक्स हैं, इनको यूज़ करो इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल। तो वो फीडबैक लूप है, आपको पॉजिटिव फीडबैक मिलता रहेगा तो आप सिमिलर बिहेवियर फॉलो करते रहोगे। नाउ चेंज एंड अनसर्टेनिटी, दिस इज वेरी कॉमन। सोर्सेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में कॉन्फ्लिक्ट हमने पढ़ लिया। ओके, नाउ कॉन्फ्लिक्ट, सो दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ योर यूनिट 4, जिसमें हमने स्टार्टिंग में देखा था मैनेजिंग चेंज और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन और एम्प्लॉय वेलबींग, राइट। तो उसका सेकेंड लास्ट टॉपिक है ये, इसके बाद एम्प्लॉय वेलबींग भी है। नाउ कॉन्फ्लिक्ट इज़, अभी जैसे सिंपली हमने इसको समझा कि क्योंकि डाइवर्स एम्प्लॉयज़ हैं, डाइवर्स बैकग्राउंड से हैं, कल्चर से हैं एम्प्लॉयज़, तो ऐसा हो सकता है कि कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हो सकता है। तो कॉन्फ्लिक्ट इज एक्चुअली द डिसएग्रीमेंट और स्ट्रगल बिटवीन 2 और मोर पार्टीज कि they are not agreeing on the common ground and they are perceiving incompatible goals, values and interest, and it can, क्या करना है सर? सर अटेंडेंस शीट भी चाहिए थी। नहीं सर, कोई था नहीं नीचे। में इसमें पैन कार्ड लगा देना और एक बैंक की पासबुक लगा देना, जमा करवा देना नीचे। ठीक है सर। Okay, so it can manifest at different levels from interpersonal conflicts to larger societal conflicts. Now conflict जो है वही conflict of interest जो है
वो काफ़ी वेज में आप देख सकते हो जिसमें यू आर डिसअग्रीइंग ऑन अ पर्टिकुलर थिंग, जिसमें दो लोग जो हैं वो कॉमन ग्राउंड्स जो हैं वो अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो तब कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो अराइज होते हैं। नाउ सोर्सेस क्या हो सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट के, तो ये हम ना ऑन एंड ऑफ डिस्कस करते रहे हैं जब हम पिछले यूनिट्स डिस्कस कर रहे थे, तो आई डोंट थिंक इतना मुश्किल होगा आपके लिए ये समझना, बट मैंने इसमें फिर भी पॉइंट्स इंक्लूड कर दिए हैं और आप कैसे समझ सकते हो इनको वो भी। आपको डेफिनेशन और कैसे आपको आंसर्स फ्रेम करने हैं एग्ज़ाम में वो पता होना चाहिए, इसीलिए मैंने ये पॉइंट वाइज लिख दिया है। फिर भी नाउ कम्युनिकेशन इश्यूज हो सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है जिसमें कि आपने एक मैसेज जो है वो कन्वे कैसे किया था और उसको परसीव कैसे किया गया है, इसमें डिफरेंसेस हो सकते हैं जिसकी वजह से कम्युनिकेशन इश्यूज की वजह से कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकते हैं। डिफरेंस इन वैल्यूज एंड बिलीव्स हो सकता है कि कल्चरल डिफरेंसेस हैं, वैरिड बैकग्राउंड है लोगों का वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में, जिसकी वजह से कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से प्लस वैल्यूज़ अलग होने की वजह से दो ग्रुप्स के आप कॉन्फ्लिक्ट्स देख सकते हो, प्लस कंपीटिंग इंटरेस्ट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, गोल्स जो हैं वो इनकम्पैटिबल हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स, प्रायोरिटीज़ अमंग इंडिविजुअल्स और ग्रुप कंट्रीब्यूट टू इंटर ग्रुप और इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स, तो उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है। सोर्सेज की बात कर रहे हैं हम कि किन सोर्सेज के थ्रू हो सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज। पावर स्ट्रगल्स हो सकते हैं कि किसी एक इंडिविजुअल को आपने ग्रेटर पावर में रखा हुआ है कि और दूसरे एम्प्लॉय को नहीं रखा हुआ, तो पावर स्ट्रगल हो सकती है। पावर का इम्बैलेंस जो हम डिस्कस करते आए हैं। कोई और भी आ रहा है? कॉल से हमें पॉजिटिव वो मिल जाता है ना, हमें कोई और भी पूछ रहा है इसलिए, जिसका कॉल आया है। अब क्या 50-50, अब तो हाँ, पर नहीं ठीक है अगर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल आ सकता है, बोल दो, कोई नहीं, तुम्हारा तुम कर लो फ़ोन, चलो एनीवे जिसको आना होगा आ जाएंगे। ऑलराइट, तो पावर स्ट्रगल्स में वही कि आप एक कॉमन एक ही पोजीशन है आपके पास और आपको उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। एक ही पर्सन को मिल सकती है वो पावर, लेकिन आपके पास उसके लिए दो कैंडिडेट्स हैं, तो ये इम्बैलेंस हो जाएगा पावर का कि किसी एक इंडिविजुअल को मिलेगी किसी को नहीं मिलेगी। पावर का मिसयूज़ भी हो सकता है जिसको अब्यूज़ ऑफ पावर बोलते हैं हम, कि जस्ट बिकॉज अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अ पर्टिकुलर पावर, तो उसको वो नेगेटिवली यूज़ कर रहे हैं। नेगेटिव अथॉरिटी जो है, अब उनके पास जो भी अथॉरिटेटिव पोजीशन है उसको वो यूज़ कर रहे हैं, नेगेटिव आउटकम्स आ रहे हैं जिसकी वजह से अल्टीमेटली कॉन्फ्लिक्ट जो हैं वो क्रिएट हो रहे हैं। पर्सनालिटी डिफरेंसेस, रोल एम्बिग्विटी। पर्सनालिटी डिफरेंसेस में हमने देखा ही अभी कि कुछ इंडिविजुअल्स हैं जो पॉलिटिकली ज़्यादा एक्टिव नहीं होते और कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं पॉलिटिकली एक्टिव, तो ये है उनका पर्सनालिटी डिफरेंस कि कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो है वो इनिशिएटिव्स लेना पसंद करता है, पावर पोजीशन में रहना पसंद करता है और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है उसको भी गेन करना रेफर करता है। तो ये सब कुछ पार्ट होगा किसका, पर्सनालिटी डिफरेंसेस का, व्हेन इट कम्स टू सोर्सेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। आगे से नहीं बेटा, पीछे से जाओ। ओके, रोल एम्बिग्विटी में अनक्लियर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लैक ऑफ क्लैरिटी इन असाइन्ड रोल्स कैन रिजल्ट इन कॉन्फ्लिक्ट ओवर एक्सपेक्टेशन एंड टास्क ओनरशिप। तो आप यहाँ पे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो क्लियरली डिफाइंड नहीं है, वेगली डिफाइंड है, राइट। सो उसको आप रोल एम्बिग्विटी बोलते हो। हेलो सर, Which class is this? दिस इज फॉर फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, BMS थर्ड सेम। BMS. या बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं? आपके फ्रेंड्स वगैरह? सर दीज आर डिफरेंट पार्ट ऑफ स्टूडेंट्स नाउ, जो पहले से आ रहे थे उनसे। सो ये अब अलग 4-5 बच्चे हैं, पहले अलग 4-5 बच्चे थे। लाइव जा रहे हैं? रिकॉर्ड हो रहा है?
कुछ ऐसा So they will ultimately be able to watch it on YouTube. So I think that is the reason why they are not coming. that is one of the reasons, but sometimes personal interaction can give you more benefit than. So they value personal interaction more than them who are not coming. So But as a subject expert, you just put some comment कि they have to turn up for the class. But today, I think. yeah, it is my last class. Yeah. Okay, all the best. Okay, thank you so much, sir. All right, people. So I must have exerted some, expert power or referent power on my students, so that you all will turn up in the online class. Anyway, so historical issues. Now past conflicts की वजह से हो सकता है कि नए कॉन्फ्लिक्ट्स राइज हो जाएं, हिस्टोरिकल इनजस्टिस हो सकती है. वन ऑफ यू कैन प्लीज गो एंड आस्क फॉर अटेंडेंस शीट. पीछे से यहीं पे बोलना है, चले मत जाना लेने, ठीक है? यहीं पे कोई दिखे तो बोल दो, ठीक है, कोई बात. Let me just have some water first. अभी हमने एक एग्जाम्पल देख लिया पावर इन्फ्लुएंस का, जो कि हमने यूज़ नहीं किया, हो सकता है. हाँ, लाइव एग्जाम्पल ऑफ, या. All right, let's move on. So sources of conflict, I think these are very common things that we are discussing. Lack of trust हो सकता है. Let me just quickly proceed now, because we are left with just 15 minutes. All right, interpersonal conflicts could be there, intrapersonal conflicts could be there. Now interpersonal conflicts, we know कि interpersonal conflicts कैसे arise हो रहे होंगे. आपके डिफरेंट वैल्यूज़ हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स की डिफरेंट वैल्यूज़ हो सकती हैं, उनके डिफरेंट इंटरेस्ट हो सकते हैं, आपके डिफरेंट इंटरेस्ट हो सकते हैं. नाउ डिसएग्रीमेंट बिटवीन टीम मेंबर्स, कॉन्फ्लिक्ट इन पर्सनल रिलेशनशिप्स कुड बी द एग्जांपल ऑफ इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट. नाउ इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट वुड बी जो यू आर फेसिंग विद इन, मतलब अपने अंदर ये आप कुछ कॉन्फ्लिक्ट जो है वो फेस कर रहे हो, जिसमें आपको पता नहीं चल रहा कि आपको कौन सा गोल जो है या कौन सा डिसीजन जो है वो लेना चाहिए. तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, यू आर फेसिंग इंटरनल डिलेमा कि आपको दो डिसीजंस हैं और दोनों ही ठीक लग रहे हैं. तो डिलेमा कम्स व्हेन यू हैव टू चूज बिटवीन टू राइट्स. एक रॉन्ग और राइट में चूज करना इज ईजी, लेकिन दो राइट्स में चूज करना इज नॉट ईजी, तब डिलेमाज अराइज होते हैं. तो इंट्रा पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो सब कुछ विद इन हो रहा है, आपके अंदर ही आपको लग रहा है कि आपको कौन सा डिसीजन जो है वो लेना चाहिए. जैसे ये चॉइसेस कब आती हैं हमारे पास, जब लेट्स से हमें कोई सब्जेक्ट चूज़ करना होता है. जैसे अब आप जब नेक्स्ट सेमेस्टर में जाओगे तो आपके पास कुछ माइनर मेजर चॉइसेस होंगी, तो तब आपको क्या चूज़ करना चाहिए, तो वो सब कुछ है आपका इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट में. नाउ ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट में, कॉन्फ्लिक्ट दैट अराइज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, वही जो अब अभी तक हम डिस्कस कर रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट क्या हो सकते हैं. हो सकता है एक्सपेंशन से रिलेटेड हो सकता है कोई नई प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने पे हो सकता है पे स्केल इंक्रीज करने और डिक्रीज करने पे हो. तो ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट जो है दे कैन टेक मेनी शेप्स. नाउ इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट और सोसाइटल कॉन्फ्लिक्ट कुड बी देयर. स्टेजेस डिस्कस करते हैं, टाइप्स हमने देख लिए कॉन्फ्लिक्ट के. नाउ स्टेजेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, फर्स्ट वुड बी लेटेंट कॉन्फ्लिक्ट. So when it comes to latent conflict stage, potential sources of conflict exist, but they have not yet surfaced or become apparent.
unsolved issues, unmet needs, differences in values may exist beneath the surface. मतलब क्या हुआ है, अभी मैंने आपको सिर्फ अभी ये बताया है कि हम नेक्स्ट क्लास में एक टेस्ट ले रहे होंगे, ठीक है, लेकिन आप अभी चाहते नहीं हो। मैंने ये आपको सेमेस्टर के डे 1 पे बता दिया था कि हम अपनी लास्ट क्लास में एक टेस्ट लेंगे, लेकिन अब क्या होता है इससे कि आपको पसंद नहीं है वो डिसीजन कभी पसंद आया ही नहीं था, लेकिन आपने कन्वे भी नहीं किया था कि आप क्या चाहते हो, ये टेस्ट देना नहीं चाहते आप। तो ये लेटेंट कॉन्फ्लिक्ट है जो अभी आपने अपने तक ही रखे हुए हैं, सरफेस पे नहीं आए हैं अभी, ठीक है, तो वो हमेशा बीनीथ द सरफेस ही रह जाते हैं ये वाले कॉन्फ्लिक्ट्स। मान लेते हैं जब हम फर्स्ट स्टेज की बात कर रहे हैं, अभी दैट कॉन्फ्लिक्ट इज विद इन यू, यू हैव नॉट एक्सप्रेस्ड इट, अभी आपने डिसएग्रीमेंट जो है वो शो नहीं किया है, अभी वो बीनीथ द सरफेस ही है। नाउ परसीव्ड कॉन्फ्लिक्ट वुड बी, लेटेंट कॉन्फ्लिक्ट स्टेज पे अभी बीनीथ द सरफेस थे कॉन्फ्लिक्ट्स। नाउ परसीव्ड कॉन्फ्लिक्ट में इंडिविजुअल पार्टीज बिकम अवेयर ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट, मतलब मुझे किसी ने आके बता दिया है, शुभ ने मुझे आके बता दिया है कि बच्चों को पसंद आ नहीं रहा है टेस्ट देना, तो अब मुझे पता चल गया है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट जो है वो इन फ्यूचर अराइज हो सकता है, कि बच्चे जो हैं वो रेजिस्ट कर सकते हैं। सेम गोज विद द ऑर्गेनाइजेशन। लेटेंट कॉन्फ्लिक्ट का क्या एग्जाम्पल होगा ऑर्गेनाइजेशन के केस में, कि मान लेते हैं मैनेजर्स ने डिसाइड किया है कि क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लॉसेस फेस कर रही है, इसीलिए नेक्स्ट मंथ सारे एम्प्लॉयज़ के पे में से कट होने वाला है, पे कट होने वाला है नेक्स्ट मंथ। तो अभी सबको ये पता चल गया है, लेकिन किसी ने डिसएग्रीमेंट शो नहीं किया था। अब परसीव कॉन्फ्लिक्ट में किसी एक एम्प्लॉय ने जाके मैनेजर को बता दिया है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट जो है वो फ्यूचर में एग्जिस्ट कर सकता है, मतलब कि डिसएग्रीमेंट है अभी लोगों में, ठीक है, उस डिसीजन को लेके। तो ये अभी बीनीथ द सरफेस था। परसीव कॉन्फ्लिक्ट में वो सरफेस पे आना शुरू हो जाता है कॉन्फ्लिक्ट, मतलब आपको पता चल जाता है कि कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज वुड बी फेल्ट कॉन्फ्लिक्ट, कि आपने फील कर लिया है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट है, किससे, इमोशनल रिस्पॉन्सेज टू द कॉन्फ्लिक्ट इमर्ज, द इंडिविजुअल एक्सपीरियंस फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट एंड एंजाइटी, एंड these emotional reactions could be frustration, anger, anxiety। इसकी ऐसे आप इनको परसीव कर सकते हो, फील कर सकते हो कि अगर आप ऐसा देख रहे हो कि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो इफेक्टिवली जो है वो काम नहीं कर पा रहे हैं, वो स्ट्रेस फील कर रहे हैं, या उनको एंजाइटी हो रही है, क्यों, क्योंकि उनको लग रहा है कि फ्यूचर में उनका पे कट होने वाला है, ठीक है। तो तब क्या होगा, तब फेल्ट कॉन्फ्लिक्ट होगा, जब जो मैनेजर्स हैं वो एक कॉन्फ्लिक्ट को फील कर पाते हैं कि एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। नाउ मैनिफेस्ट कॉन्फ्लिक्ट, अब मैनिफेस्टेशन स्टेज पे क्या आता है, कॉन्फ्लिक्ट बिकम्स विजिबल, सरफेस के ऊपर आ चुका है, अभी बीनीथ द सरफेस था लेटेंट स्टेज पे, राइट। और फेल्ट कॉन्फ्लिक्ट में अभी उसके बाद कौन सी स्टेज पढ़ी थी हमने, परसीव्ड कॉन्फ्लिक्ट, पहले लेटेंट कॉन्फ्लिक्ट था, फिर परसीव्ड कॉन्फ्लिक्ट आया, एंड देन फेल्ट कॉन्फ्लिक्ट की फील कर लिया मैनेजर्स ने कि कोई कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट कर रहा है, एंड देन मैनिफेस्ट हो गया है अब कॉन्फ्लिक्ट, कि ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट जो है वो मैनेजर्स को पता चल गया है कि एग्जिस्ट करेगा, राइट। या अब ओपन डिस्प्यूट्स हो गए हैं, ओपन आर्ग्यूमेंट्स हो गए हैं, कन्फ्रंटेशन अकर्स, मतलब कि अब जो एम्प्लॉयज़ हैं वो मैनेजर को ओपनली जाके बता रहे हैं कि उनको ये जो एक्शंस हैं मैनेजर्स के ये एक्सेप्टेबल नहीं है, राइट। नाउ नेक्स्ट स्टेजेस वुड बी कॉन्फ्लिक्ट आफ्टरमेथ, मतलब यहाँ पे अब क्या हो रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट मैनिफेस्टेशन स्टेज पे, मैनिफेस्ट कॉन्फ्लिक्ट के स्टेज पे कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हमें पता चल गया है, आर्ग्यूमेंट्स भी ओपन हो रहे हैं उसमें, तो दैट वुड बी conflict aftermath, immediate consequences of conflict are experienced and the conflict may escalate or de-escalate. Now residual effect on relationship, emotions and work environment becomes apparent. Now
आफ्टरमेथ ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या होगा कि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी जो है वो हैम्पर हो रही है उससे। देन कम्स कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, जिसमें काफ़ी सारे वेज हैं कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के। नेगोशिएशन हो सकता है, आर्बिट्रेशन हो सकता है, एडजुडिकेशन हो सकता है। तो वो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के स्टेजेस में आ जाएगा कि जब व्हेन कॉन्फ्लिक्ट कम्स ऑन द कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्टेज, तो सारे वेज जितने भी हैं रिजॉल्व करने के कॉन्फ्लिक्ट को वो अप्लाई किए जाते हैं इन ऑर्डर टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू पार्टीज। नाउ रिकंसिलिएशन एंड रिस्टोरेशन, कि अब आपने सारे जो वेज थे कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के उनको अप्लाई कर लिया है, उसके बाद आप अब जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिकंसाइल कर रहे हो, और जो भी पास्ट रिलेशनशिप्स थे, जैसे भी मैनेजर और एम्प्लॉयज़ के रिलेशनशिप थे, उनको आपने रीस्टोर करना शुरू कर दिया है, राइट। सो अब इफ रेजोल्यूशन इज सक्सेसफुल, एफर्ट्स आर मेड टू रीस्टोर रिलेशनशिप एंड रीबिल्ड ट्रस्ट, कि दोबारा एम्प्लॉयज़ का जो ट्रस्ट है मैनेजर्स के ऊपर उसको आप रीबिल्ड कर रहे हो। नाउ learn conflict resolution to ongoing relationship dynamics. You can end the stages of conflict on reconciliation and restoration as well, ठीक है। Now comes well-being at work, कि कैसे आप well-being practice कर सकते हो। Well-being at work refers to overall health, satisfaction and fulfillment of employees in their professional lives. Now it encompasses physical, mental and social well-being, कि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो सिर्फ आके काम करके वापस घर नहीं जा रहे हैं, दे आर एन्जॉइंग व्हाट दे आर डूइंग एट वर्क, और उसके बाद दे आर ऑल्सो एन्जॉइंग देयर पर्सनल लाइव्स एज वेल, कि आप उनका कोई ऐसा पे कट नहीं कर रहे हो या उनको जो मोटिवेशन है वो नहीं मिल रहा है, उसमें मोनोटोनस काम है जिसकी वजह से वो बॉर्डम फील कर रहे हैं एट द वर्क प्लेस। तो ये सब कुछ हो सकता है इसमें, जिसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं वेलबींग इंश्योर करके, उनकी सोशल वेलबींग और वेलबींग एट वर्क, एम्प्लॉय एंगेजमेंट जो है उसको उनको बताकर कर सकते हैं हम ऐसा। फॉस्टरिंग वेलबींग एट वर्क इज़ नॉट ओनली एसेंशियल फॉर द इंडिविजुअल्स involved but also contributes to organizational success and productivity, right? Now कैसे हो सकती है वेलबींग एट वर्क इंश्योर, कैसे कर सकते हैं, उसके वेज हैं, काफ़ी सिंपल चीज़ें हैं इसमें। जैसे आप उनको रिकॉग्नाइज कर रहे हो, उन्होंने कोई अच्छा काम कर दिया है, उसको आपने अवार्ड कर दिया, सबके सामने दे दिया वो अवार्ड जो है, तो इससे उनको सेंस ऑफ रिकॉग्निशन फील हो गया, और अप्रिशिएट कर दिया आपने उनको कि जो भी एम्प्लॉय है जिसने ऐसा काम किया था, तो आपने उसको मान लेते हैं रिवॉर्ड करने के साथ साथ अप्रिशिएट कर दिया, मतलब उसके काम के बारे में, जितना जो भी अच्छा काम उन्होंने किया उसके लिए आपने कुछ बोल दिया, ठीक है। और ऑटोनॉमी एंड कंट्रोल, कि आप उनको एक सर्टेन लेवल ऑफ ऑटोनॉमी दे दो कि वो अपना काम जो है उसको करने के लिए दे कैन मेक देयर ओन डिसीजन, अपने डिसीजन मेकिंग खुद कर सकते हैं वो। वर्क प्लेस फ्लेक्सिबिलिटी, अब इसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, वर्क फ्रॉम होम आ सकता है कि कोई एक एम्प्लॉय ऐसा है कि जो विजिट नहीं कर सकता फिजिकली ऑर्गेनाइजेशन को, बट दैट एम्प्लॉय कैन वर्क फ्रॉम होम, तो आपको ये फैसिलिटी जो है वो देनी चाहिए उस एम्प्लॉय को, राइट, ताकि वो फोर्स्ड फील ना करे कि उसको फोर्सफुली काम करना पड़ रहा है। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, अब ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में जो भी वैल्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन फॉलो कर रही है उसकी बात हो रही है कि वहाँ पे जो है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है दो एम्प्लॉयज़ के बीच में, सो दैट वुड बी ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम्स भी रन कर सकती है ऑर्गेनाइजेशन फॉर फिजिकल हेल्थ, ऑफरिंग वेलनेस प्रोग्राम्स, जिम फैसिलिटीज़, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में ही आप जिम्स खोल सकते हो जिस फैसिलिटी को एम्प्लॉयज़ जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। प्रोवाइडिंग एक्सेस टू हेल्थ स्क्रीनिंग एंड प्रिवेंटिव हेल्थ केयर मेजर्स। फीडबैक एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, कि उनको आप रेगुलर फीडबैक्स दो और उनकी परफॉर्मेंस को आप मैनेज कर पाओ। नाउ इम्पॉर्टेंस एंड इम्पैक्ट ऑफ एम्प्लॉय इमोशंस एंड इमोशनल इंटेलिजेंस, कि इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो कैसे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है, एंड एम्प्लॉय इमोशंस एज वेल।
नाउ एम्प्लॉय एंगेजमेंट, जो हम अभी स्टार्टिंग से डिस्कस कर रहे थे कि एम्प्लॉयज़ को एंगेज फील होना चाहिए एट द वर्क प्लेस, तो इम्पॉर्टेंस वुड बी इमोशनली एंगेज एम्प्लॉयज़ आर मोर लाइकली टू बी कमिटेड, एंथुजियास्टिक एंड इन्वेस्टेड इन देयर वर्क। मतलब वही जो हमने डिस्कस किया कि मोनोटोनस वर्क नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से बॉर्डम जो है वो फील हो सकता है एम्प्लॉयज़ को वर्क प्लेस पे, और इसको इम्प्रूव करने के लिए वी कैन इंश्योर एम्प्लॉय एंगेजमेंट, प्रॉपर एंगेजमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़. So it includes higher level of employee engagement lead to increased productivity, better job performance and reduced turnover. Employee turnover का मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में कितने एम्प्लॉयज़ जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर गए हैं, तो इसीलिए एम्प्लॉयज़ का जो टर्नओवर है उसको रिड्यूस करना होता है, जिसमें एम्प्लॉय एंगेजमेंट प्रोग्राम्स जो हैं वो हेल्प कर सकते हैं. कि मान लेते हैं आपने कोई लेट्स से फ्राइडेज़ को आपने ऐसे अनाउंस किया हुआ है अपने ऑर्गेनाइजेशन में कि फ्राइडेज़ को लेस वर्क एंड मोर गेम्स होगा आपके उसमें एम्प्लॉयज़ के लिए, ठीक है. एवरी फ्राइडे आपने अनाउंस कर दिया, तो इससे क्या होगा, इससे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो इंटरैक्ट कर पाएंगे, अदर देन वर्क दे विल बी एबल टू डू समथिंग एल्स एज वेल, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ कर पाएंगे. टीम डायनामिक्स, इमोशंस इन्फ्लुएंस इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, कोलैबोरेशन एंड टीम कोहेशन, कि कितना कलेक्टिवली वो डिग्री ऑफ कलेक्टिवनेस जो है कि कौन कितनी हारमोनियसली वर्क हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, दैट वुड बी अश्योर्ड अंडर टीम डायनामिक्स. नाउ लीडरशिप इफेक्टिवनेस, इससे इफेक्टिव लीडरशिप आप इंश्योर कर सकते हो अगर आपको एम्प्लॉई इमोशंस और इमोशनल इंटेलिजेंस जो है उसका इम्पॉर्टेंस देखना है ऑर्गेनाइजेशन में. तो नाउ डिसीजन मेकिंग में हेल्प हो सकती है इससे, एंड यू विल बी एबल टू मेक बेटर कस्टमर रिलेशंस. नाउ कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, अगर जो इमोशंस हैं, मतलब अगर एम्प्लॉयज़ आर मोर इमोशनली इंटेलिजेंट, तो क्या हो सकता है, आप कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कर पाओगे इफेक्टिवली, आप वेल बीइंग इंश्योर कर पाओगे, एंड यू विल बी एबल टू इंश्योर इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी एज वेल. नाउ स्ट्रेस मैनेजमेंट, वर्क स्ट्रेस एंड इट्स मैनेजमेंट की बात करें, कॉजेज ऑफ स्ट्रेस क्या हो सकते हैं, दिस इज अगेन अ कॉमन टॉपिक, बट हाई वर्कलोड हो सकता है, डेडलाइंस जो हैं वो टाइट डेडलाइंस हो सकती हैं. इनके बारे में स्टूडेंटों को बताना है. ओके. So there's one financial support scheme for financially weak students. Are you aware of it? If you fall under category less than 4 lakh rupees family annual income, if you have less than 4 lakh rupees family income, then you can have a fee waiver year wise, ठीक है. और इसके लिए अप टू 100% ऑफ टोटल पेड बाय द स्टूडेंट, आपका जो फीस है वो वेव ऑफ हो जाएगी, ठीक है. इफ़ यू हैव लेस देन 4 लाख रुपीज़ फैमिली इनकम एनुअली, ठीक है. और अगर दिस इज़ कैटेगरी 1, और अगर कैटेगरी 2 में आप फॉल कर रहे हो तो आपकी इनकम अगर 8 लाख से 4 लाख से ज़्यादा और 8 लाख से कम है तो आपको 50% फीस जो भी अभी तक आपने दी है वो वेव ऑफ हो जाएगी, ठीक है. तो यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ इट. डॉक्यूमेंट्स क्या देने हैं इसके लिए आपको, एक तो आपको फैमिली इनकम डिक्लेयर करनी है, एनुअल फैमिली इनकम सर्टिफिकेट चाहिए होगा आपको, इसके लिए इनकम सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा. कॉपी ऑफ करंट फी रिसीट, जो भी अभी तक फी रिसीट आपके पास है जो फर्स्ट ईयर में पे कर दी थी आपने, ठीक है, उसकी फी रिसीट. कॉपी ऑफ मार्कशीट ऑफ लास्ट एग्ज़ाम पास्ड, मतलब अभी जो सेमेस्टर गया है इसमें जो भी आपने मार्क्स स्कोर किए थे उसकी मार्कशीट जो है वो चाहिए होगी, प्लस कैंसिल्ड चेक, ठीक है, एक कैंसिल चेक देना पड़ेगा आपको. और पासबुक की कॉपी भी दे सकते हो फ्रंट पेज की, जिसमें आपका नाम होगा, अकाउंट नंबर होगा और IFSC कोड होगा,
ठीक है, और वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो आप एक फॉर्म, उसको भर के भी दे सकते हो, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम है फाइनेंशियली वीक स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो आप ले सकते हो, फ़ी वेव ऑफ हो जाएगी आपकी। ऑल राइट, सो नाउ कमिंग बैक टू कॉजेज ऑफ वर्क स्ट्रेस। हाई वर्कलोड हो सकता है, टाइट गाइडलाइंस हो सकती हैं, लैक ऑफ कंट्रोल हो सकता है, अनक्लियर एक्सपेक्टेशंस कि क्या काम करना है एम्प्लॉयज़ को वो ही उनको नहीं पता, या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं वो नहीं पता एम्प्लॉयज़ को, लेकिन दे आर कॉन्स्टेंटली वर्किंग वेगली ऑन देयर टास्क्स। इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स विद कलीग्स, ये हो सकता है वर्क स्ट्रेस का कॉज। स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे हो सकती है, कैसे मैनेज कर पाओगे आप स्ट्रेस को? सेल्फ अवेयरनेस एंड आइडेंटिफिकेशन के थ्रू, टाइम मैनेजमेंट के थ्रू, रियलिस्टिक गोल सेट करोगे, अनरियलिस्टिक गोल सेट नहीं करोगे, एंड यू विल ट्राई टू अचीव इफेक्टिव कम्युनिकेशन एज वेल। नाउ ऑर्गेनाइजेशन की अप्रोच क्या होगी स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए? लीडरशिप सपोर्ट होना चाहिए, ट्रेन करना चाहिए आपको एम्प्लॉयज़ को, उनको एजुकेट करना चाहिए, फ्लेक्सिबल पॉलिसीज़ होनी चाहिए, हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम्स जो हैं वो रन करने चाहिए, जो अभी हमने वेल बीइंग में भी पढ़ा, ठीक है। तो ओपन कम्युनिकेशन चैनल्स को शुड बी देयर कि एम्प्लॉयज़ को जो है वो कुछ हर्डल्स नहीं हो रही हैं कम्युनिकेट करने में मैनेजर्स से, अपने सुपीरियर्स से, ठीक है। तो वो कम्युनिकेशन चैनल्स जो हैं वो ओपन होने चाहिए, and these are other ways to manage stress when it comes to organization: resource allocation, recognition and rewards, promotion of work-life balance, right? So that is it from my side for today, and we are done with all 4 units now, and I would be forwarding the the papers if I get previous year papers on the group. I hope you all are there on that group. Okay, so till then, now you have your exams starting from, I think, at the end of the December. So all the best for your exams, and this is our last class today. So see you next semester, and all the best. All right. Can anyone please pause the recording? Only if you know how to. Or you can call someone. हाँ. And attendance sheet कहाँ है?